नमस्कार, सुप्रभातम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता आपके साथ। महाभारत ग्रंथ भारतीय ज्ञान और संस्कृति का विश्वकोश है, जिसके लिए कहा जाता है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यानी जो विषय महाभारत में है वो सब जगह है, जो विषय महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि महाभारत ग्रंथ में सभी विषय विद्यमान है। आज के आधे घंटे के कार्यक्रम में समय समय पर महाभारत में लिखे गए कुछ आवश्यक विषयों की जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम यानी सुप्रभातम की शुरुआत करते हैं। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुःखम पापेन कर्मणा कृतम भवति सर्वत्र नाकृतम विद्यते क्वचित। महाभारत में बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से सुख मिलता है और बुरे यानी पाप कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है। हमें हमेशा हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही फल प्राप्त होता है। बिना किसी कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कर्म करने के लिए समय का ध्यान आवश्यक है और समय के सही उपयोग के लिए ही हम आपको बताते हैं प्रतिदिन का पंचांग यानी तिथि, वार और नक्षत्र। तो जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुभाषित, जिसका तात्पर्य है सुंदर या प्रेरक वचन, जिसका जीवन में बहुत महत्व है। सुंदर वचन नैतिकता और अच्छे आचरण को बढ़ावा देते हैं। ये न केवल दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम दर्शाते हैं, बल्कि हमें सकारात्मक, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने में भी सहायता करते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरक वचन के माध्यम से अर्जुन को कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया और लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बना दिया। तो सुनिए आज का प्रेरक सुभाषित। अर्थेन भेषजं लभ्यं आरोग्यं न कदाचन। अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः। धन से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। इसी प्रकार धन से बड़े बड़े ग्रंथ लिए जा सकते हैं, परंतु ज्ञान तो प्रयत्न और परिश्रम करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। Money can fetch you medicine, not health. Similarly, through money you can buy voluminous books, but knowledge can be acquired only through sustained efforts and hard work. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। ओडिशा राज्य के पुरी नगर श्री कृष्ण यानी जगन्नाथपुरी की पावन नगरी कहलाती है। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर 4 धाम यात्रा में गिना जाता है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र है, जो शहर के किसी भी कोने से देखने पर मध्य में ही नजर आता है। अष्टधातु से निर्मित ये चक्र नील चक्र भी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ओडिशा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। इसका एक समृद्ध इतिहास है जो सदियों पुराना है। माना जाता है कि इस त्योहार की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र के साथ पुरी के लिए रथ यात्रा पर निकल पड़े। तब से हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है।
एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की सेवा के दौरान बीमार पड़ गए थे। इसी के चलते रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के एकांतवास में रहते हैं। एकांतवास से बाहर आने के बाद भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तब अपने विशालकाय रथों पर विराजमान होकर नगर यात्रा करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में कुछ दिनों का विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी की भव्य रथ यात्रा को संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जो न सिर्फ भारत से होते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति में बहुत महत्व रखती है। ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड का भगवान और भगवान कृष्ण का एक रूप माना जाता है। यह त्योहार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा उनके मुख्य मंदिर, जिसे जगन्नाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है, उससे गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा का प्रतीक है। त्योहार से पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए रथों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है और कुशल कारीगरों द्वारा खूबसूरती से सजाया जाता है। रस्सियों से रथों को खींचने के लिए भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। रथों को खींचने का अवसर मिलना एक सम्मान और भक्ति का कार्य माना जाता है। रथों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 8 दिनों की अवधि के लिए वहां रहते हैं। भक्त आशीर्वाद लेने और अपनी प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं। 8वें दिन, जिसे बाहुड़ा यात्रा के रूप में जाना जाता है, देवता जगन्नाथ मंदिर में लौटते हैं। रथों को उनके मूल स्थान पर वापस खींच लिया जाता है और यह रथ यात्रा उत्सव के समापन का प्रतीक हैं। धन्य है भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जो आज भी जगन्नाथ मंदिर द्वारा हम सब भारतवासियों को संस्कार सिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में पुरी की रथ यात्रा के बारे में आपने विस्तार से जाना और इसके साथ ही आपको लिए चलते हैं गुजरात में, जहां गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, जहां की आप सीधी तस्वीरें अभी देख रहे हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ये ऐतिहासिक रथ यात्रा है और हिंदू जो सनातन धर्म है उसकी विशाल रथ यात्राओं में से ये एक है। ડીડી ગિરનારના માધ્યમથી इस આ જીવન પ્રસારણ આપ જોઈ રહ્યા છો અને આ જીવન પ્રસારણથી ગુજરાતના ગામે ગામ ભક્તજનોને જગન્નાથના દર્શન કરવા મળશે, બહેન સુભદ્રાજીના દર્શન કરવા મળશે અને ભાઈ બલભદ્રના દર્શન કરવા મળશે। આબાલ વૃદ્ધ બાળકો અને સ્ત્રીઓ જે આ રથયાત્રાનું દર્શન કરી શકતી નથી, એ બધા જ આ જીવન પ્રસારણ દ્વારા પોતાના આરાધ્ય દેવના દર્શન કરશે ને ધન્ય થશે। तो आप देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से जगन्नाथ यात्रा। ये श्री भगवान जगन्नाथ यात्रा है, जो हिंदू धर्म में ऐतिहासिक यात्राओं में सबसे बड़ी यात्राओं में एक यात्रा मानी जाती है। और इस जगन्नाथ यात्रा का, श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है।
तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ये विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही मान्यता के अनुसार ये आषाढ़ जो शुक्ल है उसके द्वितीया तिथि से इसका प्रारंभ होता है और 9 दिन तक चलने वाली ये रथ यात्रा होती है। सुबह प्रातः એ દરિદ્ર નારાયણ શ્રમિકોના આરાધ્ય દેવ પણ છે। આજે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ જે વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ લીધો છે એ સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે हम સૌ ગુજરાત વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત માટે આપણને સૌને ભગવાન જગન્નાથ ખૂબ શક્તિ આપે એવી ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં પ્રાર્થના પણ કરી છે। આજે भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो गुजरात के अहमदाबाद में चल रही थी उसमें आप सुन रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री को। चलिए कार्यक्रम में अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। रुक जा, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब समय है स्वास्थ्य प्रभाग का। थायराइड हार्मोन एक महत्वपूर्ण तत्व है। शरीर में इसका संतुलन कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बच्चों के पूर्ण विकास और बेहतर स्वास्थ्य पर इसका महत्व होता है। थायराइड हार्मोन की कमी का क्या प्रभाव हो सकता है बच्चे के विकास पर और ऐसी स्थिति को कैसे पहचाना जाए, ये जानना जरूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्म से थायराइड की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि के कार्य की आंशिक या पूर्ण निष्क्रियता के कारण होने वाली समस्या है, जो जन्म से शिशुओं को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के निचले भाग में स्थित होती है। ये आयोडीन युक्त हार्मोन बनाती है, जो विकास, मस्तिष्क के विकास और शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर यानी चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जन्म पे ही नवजात शिशु का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो विकसित ना होने की वजह से या उसमें कुछ विकास में प्रॉब्लम होने के कारण थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं होता, जिस वजह से बच्चे में ही इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर महत्वपूर्ण हार्मोन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। बच्चों में थायराइड हार्मोन की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होती है। नवजात शिशु में थायराइड की कमी के लक्षण सामान्य तौर पर नजर नहीं आते। शिशु बिल्कुल सामान्य लगता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन्स बनाता है। ये जो हार्मोन्स हैं ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा रोल इसका बच्चों के विकास में होता है, नॉर्मल हाइट गेन के लिए, नॉर्मल प्यूबर्टल चेंजेस के लिए, मतलब प्यूबर्टी के एज पे आने वाले जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उसके लिए, और यंग एज में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा किडनी की, मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए, इन सभी में थायराइड हार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसमें कई तरह के लक्षण और जटिलताएं उत्पन्न होने लगती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्रंथि ठीक से विकसित न हो या कार्य करने में विफल हो जाए। यदि इसका उपचार सही समय पर न किया जाए तो जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म बौद्धिक अक्षमता या फिर धीमी वृद्धि का कारण बन सकता है। साथ ही बच्चों में कई अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। जांच द्वारा सरलता से बच्चे में इस समस्या की पहचान हो सकती है। बर्थ पे इसके लक्षण वगैरह देख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, इसका मतलब जो भी नवजात शिशु का बर्थ हो उन सभी में आइडियली थायराइड हार्मोन का टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए। अगर कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो और इसको हम ना डायग्नोस कर पाएँ और उसका इलाज ना करें तो इससे बहुत गंभीर समस्याएं बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं। बच्चे का कद बहुत ही छोटा रह सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिस वजह से उनका IQ बहुत ही कम हो जाता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो ये लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब इम्पैक्ट कर सकता है। शरीर में हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। थायराइड की वजह से कुछ बच्चों में मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक की सहायता और परामर्श लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों को दवा देकर थायराइड की इस समस्या का इलाज किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सही इलाज से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सामान्य बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो थायराइड की समस्या एक गंभीर समस्या है जिसका सही समय पर निरीक्षण, परीक्षण और इसका उपचार आवश्यक है। और इस थायराइड की समस्या को योग के माध्यम से, कौन सी योगिक क्रियाओं के माध्यम से इसका इलाज किया जा सकता है और थायराइड समस्या को समाधान के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं उचित हैं, लाभकारी हैं, ये जानने के लिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रभाग, योग प्रभाग। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में एक महत्व का रोल प्ले करता है। एक अच्छा थायराइड फंक्शनिंग एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। आज हम 3 ऐसे योगा आसनास का अभ्यास करेंगे जो हमारे थायराइड फंक्शनिंग को नियंत्रित रखने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है भुजंग आसना। उसके लिए हम हमारे मैट पे साइड से लेट जाएंगे। हम हमारे दोनों फीट को साथ में लाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के नज़दीक लेके आएंगे, फोरहेड को नीचे लाएंगे और श्वास भरते हुए हमारे शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हमारा दूसरा आसना है उष्ट्रासना। उसके लिए हम हमारे दोनों घुटनों पे आ जाएंगे, हमारे दोनों पैरों के बीच 1 फीट का डिस्टेंस लाएंगे। अब हम हमारे राइट हाथ को उठाएंगे और राइट हील को टच करने का प्रयास करेंगे। सेम लेफ्ट हाथ से हो सके उतना गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट अप। यह पोजीशन में 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है मार्जरी आसना। उसके लिए हम फिंगर टू एल्बो डिस्टेंस लाएंगे, दोनों घुटनों के बीच कुछ ऐसे, सेम डिस्टेंस आगे और ऑल फोर्स पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम श्वास भरते हुए ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट एंड रिलैक्स। यह सभी आसनों को 4 से 5 राउंड तक रिपीट करना है। यह तीनों आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारा थायराइड फंक्शनिंग एकदम नियंत्रित रहेगा। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी थायराइड ग्लैंड बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है और उसके सही फंक्शनिंग के लिए खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आयोडीन रिच फूड, जब वो हाइपोथायराइड होता है आयोडीन रिच फूड खाना ज़रूरी है। तो दूध की बनी हुई चीज़ें,
बहुत ज़रूरी है खानी, वो बिल्कुल बंद ना करे। घी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये सारी चीज़ें जैसे सोया के प्रोडक्ट्स है, मोटे धान है, मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ये वगैरह, बाजरा बेसिकली ये नहीं खाना चाहिए, और सोया के प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, कॉलीफ्लावर वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ ध्यान दें। हल्का हल्का दिन में बहुत बार चलना ज़रूरी है, थोड़ी धूप लेना ज़रूरी है, और अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। हार्मोन तब बैलेंस में आएंगे जब नींद अच्छी लेंगे। यही सब कोशिश करनी है। नमस्कार। तो योगाभ्यास के महत्व को जानने के बाद अब बात करेंगे संस्कृत भाषा के अभ्यास की, और इसके लिए आपको ले चलेंगे संस्कृत पाठशाला में, जहां हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग। नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वाक्य यदि हो, समझे क्या, ज्ञातम किम, ज्ञातम किम, इस प्रश्न का उत्तर सुनाओ। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम श्रावय, एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम श्रावय। वाक्य यदि हो और एक बार सुनाओ, तो संस्कृत में बोलेंगे पुनः एकवारं श्रावय, पुनः एकवारं श्रावय। गणित का एक भी प्रश्न हल नहीं किया, गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्, गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्। ऐसा करोगे तो परीक्षा में क्या होगा? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्, एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्। क्या कोई भी नहीं जानता? कश्चन अपि न जानाति किम, कश्चन अपि न जानाति किम। यदि कहना हो तुम सब इस प्रकार से अभ्यास करो, तो संस्कृत वाक्य बनेगा यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ, यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ। यदि तुमने समझ लिया तो कुछ सुनाओ। यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय, यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय। वाक्य यदि हो आज इतना ही पर्याप्त है, तो संस्कृत में बोलेंगे अद्य एतावद एव पर्याप्तम, अद्य एतावद एव पर्याप्तम। इस अनुच्छेद को पूरा करके समाप्त करेंगे। यदि यह कहना हो तो बोलेंगे एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम, एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम। वाक्य यदि हो कल इसे अच्छी तरह से पढ़कर आना, तो बोलेंगे श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत, श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत। क्या घर पर कुछ पढ़ते हो? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अपि गृहे किमपि पठथ, अपि गृहे किमपि पठथ। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। संस्कृत भाषा के अभ्यास से भारतीय ज्ञान को समझने की क्षमता विकसित होती है। इसके साथ ही संस्कृत भाषा अभ्यास एक वैज्ञानिक व्यायाम भी है, जिससे चेहरे की सभी नसें सक्रिय होती हैं। इसलिए प्रयास कीजिए और संस्कृत भाषा का अभ्यास निरंतर करते रहिए। प्रसन्न रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।